कल हम लोगों की ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हम लोगों ने अपना पूरा सिलेबस देखा था, पेपर पैटर्न देखा था, एग्जाम के फॉर्मेट देखे थे, क्वेश्चन फॉर्मेट किस तरीके से होता है। अगर कोई भी न्यू पर्सन है, जो मतलब आप हो न्यू, ठीक है, तो आप इस क्लास के बाद मुझसे मिलना ना, मैं आपको गाइड कर दूंगी जो भी होगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर 1 है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मतलब दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेके चलते रहेंगे, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। लेट एज्यूम करते हैं कि हम लोग एक कैफ़े ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। कोई बंदा अपना नाम बता, हमजा ही बता देता है, ठीक है। हमजा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आप अपना कैफ़े ओपन करना चाहते हो, आप ही मतलब परचेजेस करो, आप ही स्टाफ को हायर करो, आप ही चीजें मतलब कुक करो, कस्टमर को सर्व करो, ठीक है, और आप ही एडवर्टाइजमेंट करो, क्या आप कर सकते हो? अकेला बंदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और कोई किसी को लगता है कोई अकेला बंदा ये सारे काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होता है, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है। जी, हर बंदा एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उन सब का गोल एक होता है। आप सबका गोल, अगर आप कैफे ओपन करते हो तो आप सबका गोल क्या होगा? प्रॉफिट होगा, या कैफे को सक्सेसफुल बनाना होगा। मतलब आप सारे एक पर्टिकुलर उसके लिए काम करते हो। जैसे अब ये आईसीटी है, आईसीटी में भी हमारे पास टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लीनर है, ठीक है, प्रिंसिपल हैं, सारे स्टाफ है, लेकिन उन सब का एक स्पेसिफिक गोल क्या है कि लोगों को एजुकेट करना है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, और ताकि आईसीटी प्रॉपरली वर्क कर सके। सो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक भी है वो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, मुजाहिर, इसको ओके, इस तरह की, और जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास तीन चीजें होने जरूरी है। सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। सेकंड, एक आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। एंड द थर्ड वन, वी हैव कॉमन गोल। ये तीन चीजें अगर किसी भी चीज में होंगी तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस क्या होता है, कॉमन गोल क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, कि हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो होते हैं गोल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल हो कि हमने पैसा कमाना है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। कोई एग्जांपल्स बताओ मुझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कोई एग्जांपल्स बोलो। क्या? हम्म, हाँ, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, और कोई? रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है, मॉल्स हो गए, ठीक है, आपकी जो बाकी कैश एंड कैरीज के जो शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, ये सारों का मेन पर्पस क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज पूछनी है, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है? क्यों? क्यों नहीं होती? नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, बिल्कुल। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे चैरिटी हो गई, जैसे नॉन, एक मिनट, जैसे आपके पास आती है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है? ठीक है, लोग कहेंगे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो पैसा वगैरह ऑफ कोर्स वो कमा रही होती है, सब है, उनको भी प्रॉफिट कुछ ना कुछ, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है हाँ, सोशल वर्क वगैरह, हेल्प पीपल, ठीक है। मेन पर्पस उनका अर्न करना, प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एमसीक्यूज में कि हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, और नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेना हम ऑपोजिट तो नहीं कर गए? हम आई थिंक ऑपोजिट कर गए हैं, ठीक है।
हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक बता रही थी अब, मैं कंफ्यूज कर गई हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी है आप लोगों से, एक मिनट। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी है? सर्विस है, लेकिन बिजनेस है क्यों, कैसे? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनका मेन, क्योंकि वो चार्ज कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, उनका मेन पर्पस है अर्न करना है, प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक स्पेस चाहिए होती है, जहां से वो अपने फंक्शंस को ऑपरेट कर रही होती है। वो स्पेस, वो जगह क्या होती है? वो होती है ऑफिस। ठीक है, जहां से वो अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप ऑफिस को एक ऐसी जगह कहते हो जहां से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक कम्युनिकेट होती है, स्टोर होती है, आप लोगों को रिकॉर्ड करते हो, बताते हो। जैसे अब आप लोग कितने लोग आईसीटी एडमिशन ऑफिस आए थे, तो आपको क्या पता चला कि आईसीटी में हम लोग क्या क्या कोर्सेज करा रहे हैं, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, हम किस तरह कोर्स को लेके चलेंगे, टीचर्स कौन है। सो आईसीटी एडमिशन ऑफिस क्या था? ठीक है, एडमिशन ऑफिस एक ऑफिस था जहां पर सारी इंफॉर्मेशन फ्लो करी थी। आईसीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ये एक ऑफिस है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब किसी को अगर आईसीटी के बारे में जानना है तो वो कहाँ से जानेगा? यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से पता करेगा या यहाँ पर कॉल करेगा। ठीक है, तो उससे सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि आईसीटी बेसिकली क्या क्या ऑफर करती है, क्या क्या कोर्सेज पढ़ा रही है, कौन कौन से टीचर्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है? ये ऑफिस बता रहा है। ये आपकी स्पेस होती है, लोकेशन होती है। तो हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे मेन फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन फंक्शन है। सबसे पहला है परचेजिंग। हमने स्टार्ट में जो एग्जाम्पल ली थी ना कैफे की, उसको ही लेकर चलते। एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे तो वो थोड़ा बहुत मतलब अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। अब अगर हम लोग अपना कैफे ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें वेजिटेबल्स चाहिए, मीट चाहिए, चेयर्स चाहिए, ठीक है, डिफरेंट चीजें चाहिए। तो वो कौन परचेज करता है? हर ऑर्गेनाइजेशन में एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है चीजें परचेज करना। अगर वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर वेजिटेबल्स या मीट ये चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी। आपका कस्टमर वेट कर रहा होगा लेकिन आपके पास चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? कि चीजों को बाय करना। सेकेंड डिपार्टमेंट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वो डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है लोगों को हायर करना, ठीक है, लोगों को ट्रेन करना, लोगों की रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको मेंटेन करना, या फिर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं। आपने नोट किया होगा, कितना का आपको कहा होगा कि कोई भी इशू है तो आप एचआर के पास, बल्कि आप लोग अभी जॉब उस पर नहीं हो तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कोई भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यू होता है ना तो उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास आप चले जाओ। वो आपके सारे इशू को काउंटर करेंगे, देखेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, वही आपको हायर भी कर रहे होते हैं, वही आपको ट्रेन भी कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो आपके लिए इजी वर्ड है कि एम्प्लॉय रिलेटेड है सारा कुछ। नेक्स्ट आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पैसा। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना खर्च हुआ है, सब चीजें उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो पैसा, मनी, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। थर्ड वन, फोर्थ वन हमारे पास है जर्नल एडमिन, डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट। अगर आपके कोई भी छोटे मोटे काम वगैरह होते हैं जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, लैपटॉप मेरा भी नहीं चलता तो मैं यहाँ से उसको एडमिन वाले को बुला लूंगी। प्रिंटर कोई नहीं चलता, लाइट्स का मसला है, किसी भी चीज का मसला है तो मैं किसको बुलाऊंगी? एडमिन वाले को बुलाऊंगी। अगर मुझे स्टेशनरी चाहिए, कोई बेसिक चीजें वगैरह, तो वो कौन देगा? एडमिन वाला देगा। ठीक है,
तो ये आपके आ जाते हैं बेसिक सप्लाईज, या आप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट कौन होता है? जो कि आपकी कस्टमर के साथ कांटेक्ट में होता है, कॉल्स में होता है, जो कस्टमर को हेल्प आउट करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज परचेज करना चाह रही हूँ, जैसे अभी मैं ऑर्डर करना चाह रही हूँ, ब्रिम कॉल करती हूँ, तो ब्रिम की सर्विस वाले क्या करेंगे, वहां पर जो उसके कस्टमर सर्विस पे लोग बैठे हैं वो मुझे हेल्प आउट करेंगे, मुझे बताएंगे। अगर मुझे नहीं समझ आ रही फॉर एग्जाम्पल कुछ कि मैं क्या ऑर्डर करूं, तो वो मुझे हेल्प आउट भी करते हैं कि मैम ये हमारा फेमस बर्गर है, ये डिमांड पर है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। सो दे हेल्प अस कि आप लोगों ने क्या कस्टमर को हेल्प करते हैं ताकि वो चीज को परचेज कर सके। तो सेलिंग डिपार्टमेंट आपको क्या करता है, ऑर्डर लेता है और आपको कस्टमर को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? अब सेलिंग और मार्केटिंग में जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, कस्टमर को एक्चुअल सेल में कन्वर्ट करता है। यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, लोगों को एडवर्टाइजमेंट जब लगाते हो, आप देखते होगे कितनी प्यारी प्यारी एडवर्टाइजमेंट है, बर्गर्स आ रहे हैं, ठीक है, रोजों में तो ज्यादातर आते हैं, बर्गर्स आ रहे हैं, खाना आ रहा है, पिज्जा आ रहा है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। लेकिन आपने सोचा नहीं होता कि मैं ये चीज लूंगी या लूंगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, देखते हो, अट्रैक्ट होते हो, फिर आप उनके सर्विस पे कॉल करोगे, फिर वो क्या करते हैं आगे, उनका काम है। सेल्स वालों को अच्छे से पता है कैसे हमने जो है ना कस्टमर को जो है ना जकड़ना है और उससे जो है ना चीज परचेज करवा के रखनी है, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। तो मार्केटिंग क्या करती है, प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करती है। किसी ने कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल डिपार्टमेंट इनमें से किसी में की है इंटर्नशिप या काम? गुड, किस डिपार्टमेंट में? फाइनेंस, सेल्स में? आसान है? कम्युनिकेशन आपकी डेवलप होती है, अगर कम्युनिकेशन पावर है तो फिर आसान। हाँ ये तो है। सेल्स करना ना एक बहुत बड़ा टैलेंट है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना, किसी को कहना कि आओ हमसे लो, ये इतना आसान नहीं कन्विंस करना, लाइक बहुत मुश्किल काम है कन्विंस करना। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है ना वो बेसिकली है हमारा सेंट के हमारे डिसीजन कौन लेता है कंपनी में, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर हमने ऑफिस और उसके फंक्शंस भी देख लिए। बट अब ये तो पता चले कि किसी कंपनी में डिसीजन कौन ले रहा है, कंट्रोल किसके पास है किसी कंपनी का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ दो तरह के सिस्टम्स आते हैं, एक आता है सेंट्रलाइज्ड, एक आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम के वर्ड से किसी को पता है इसके बारे में, कोई बताना चाहे, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज? अच्छा एक एग्जांपल लेती हूँ, एप्पल का तो सबको पता होगा। एप्पल कौन से मतलब क्या लगता है, पहले मेरे ख्याल से मैं एग्जांपल ये एक्सप्लेन कर लेती हूँ फिर पूछती हूँ, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें आपके सारे कंपनी के जितने भी डिसीजन हैं वो आपका सीनियर मैनेजमेंट या हेड ऑफिस लेता है, ठीक है। मतलब आपका हेड ऑफिस बताएगा कि आपने क्या करना है। आपने की ब्रांचेस अगर हैं या आपकी कोई डिविजन्स हैं वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती, उन्हें वेट करना पड़ेगा, सीनियर मैनेजमेंट उन्हें बताएगी कि आपने क्या करना है आगे, कैसे करना है, या हेड ऑफिस से उनको इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो करेंगे। अक्सर आप लोग किसी जाते होगे सर्विस सेंटर किसी भी जगह पर, तो अक्सर वो कहते हैं हेड ऑफिस से मैम अप्रूवल पेंडिंग पर है। बैंक में अगर जाते हो तो बैंक में अक्सर वो कहते हैं कि मैम हेड ऑफिस की तरफ से अप्रूवल पेंडिंग पे है। तो उनके पास राइट नहीं होता, वो खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उनके सारे डिसीजन कौन लेता है, हेड ऑफिस लेता है। तो हेड ऑफिस जब ऐसी कोई भी आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज कहते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज इसका ऑपोजिट हो गया, जहां पर जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, ठीक है, वो या हेड ऑफिस ये राइट देती है लोअर मैनेजमेंट को कि भाई आप डिसीजन ले लो, ठीक है, हम आपको पावर दे रहे हैं, सारी पावर नहीं देते बट मेजॉरिटी मतलब मेजर मेजर डिसीजन जो वो खुद ले रहे होते हैं, बट ज्यादातर डिसीजंस की वो क्या करते हैं, कह देते हैं कि भाई आप ले लो हमारी जगह। तो ये हो जाता है आपका डिसेंट्रलाइज।
अब मुझे बताओ कि एप्पल का क्या लगता है, वैसे सेंट्रलाइज जो होता है ना, खास ये ज्यादातर ना स्मॉल कंपनीज में होता है, क्योंकि ना स्मॉल कंपनीज में ये आपके जो ओनर्स होते हैं ये चाहते हैं कि इनका कंट्रोल हो हर चीज पर। आप इनको इनकी मर्जी के बगैर इनका पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। आई थिंक किसी ने, आई डोंट नो, मैंने तो काम किया हुआ है तो आई नो कि आप ये जो इस तरह के सेट सिस्टम में काम करते हो तो आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। आपके पास कहने को तो आपके पास पावर होती है बट आप नहीं कर सकते, ठीक है। स्मॉल वो चाहते हैं हमसे पूछे बगैर परचेजेस ना हो, हमसे पूछे बगैर किसी को पेमेंट ना हो, तो हर चीज का हमें उनका कंट्रोल होता है। वो चाहते हैं कि हम कंट्रोल रख सकें, उनका कंट्रोल चाहिए उनको पैसे पे कि कहाँ स्पेंड करना है कितना करना है। डिसेंट्रलाइज ज्यादातर लार्ज कंपनी में होता है। डिसेंट्रलाइज किस में होता है, लार्ज कंपनीज में होता है ज्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो आपका लार्ज कंपनी में नहीं होता, होता है, लेकिन ज्यादातर कॉमन किस में है, स्मॉल कंपनी में। अच्छा एप्पल किस में जी? जिस तरह KFC वगैरह जिस इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अब उनके पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में उन्होंने कोई एक हेड ऑफिस अगर तो वो रन का ऑफिस है, इस तरह सेंट्रलाइज हो सकता हाँ KFC सेंट्रलाइज्ड है, इसी तरह है बिल्कुल। वो ऑफिस उसको देख रहा होता है सारी चीजों को, वो उसके बगैर ब्रांचेस देख रहे हो कि उनका, आप ये देखो कि उनका स्टॉक भी हेड ऑफिस से आ रहा है, मतलब वो स्टॉक भी खुद नहीं परचेज कर सकते। हर चीज उनकी जितनी भी पॉलिसी है एम्प्लॉयज की, सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, उनका ऑफिस, हेड ऑफिस। जैसे अगर यहाँ पर पाकिस्तान में या एशिया में, ठीक है, वो डिसाइड कर रहा होता है। है। मैं मतलब से इंटरनेशनल देखें तो वो फिर डिसेंट्रलाइज हो जाती है। इंटरनेशनल देखें हाँ फिर डिसेंट्रलाइज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वैसे KFC का अपना ना सेंट्रलाइज है, वो नहीं आपको अथॉरिटी देती, ठीक है। एप्पल का क्या है, एप्पल को तो काफी लोगों को पता होगा, क्या है, क्या है, नहीं आइडिया। एप्पल कंपनी है आई शायद। सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या लगता है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब फोन आते हैं एप्पल के तो प्राइसेस सेट होती हैं, तो कौन सेट कर रहा होता है, सीईओ सेट करता है, ठीक है। उनकी प्राइसेस सारी चीजों को देख के सारा कंट्रोल उनके सीईओज वगैरह, सीईओ ले रहे होते हैं, ठीक है। अपर सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करती है। सो एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, लार्ज कंपनी है, लेकिन वो उसका क्या है, आपके पास सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। क्यों है सेंट्रलाइज, वो क्यों, वो डिसेंट्रलाइज की तरफ क्यों नहीं जा रहे सेंट्रलाइज, क्योंकि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब वो सेंट्रलाइज की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब सबसे मेजर एडवांटेज क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल होता है सीनियर मैनेजमेंट का, और जब आपकी किसी चीज का कंट्रोल हो तो आप उसकी क्वालिटी पे भी कंट्रोल कर सकते हो। उन्हें ये लगता है कि हम अगर लोअर लेवल पे अगर लोगों को दे देंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए दे देंगे, तो हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और हमारा कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसलिए वो उस चीज को, कंट्रोल और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये मैं स्लाइड्स दे दूंगी, आप लोगों ने स्लाइड से भी पढ़ लेना, ठीक है। अब सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है आपके पास, सेंट्रलाइज का कंट्रोल इज इजियर, ठीक है, उनका कंट्रोल होता है। अब सीनियर मैनेजमेंट हर चीज को जब मैनेज कर रही है तो उनका कंट्रोल है, उनकी उनकी नजर से कुछ भी बच के नहीं जा रहा, हर छोटी मोटी चीज, हर पैसा, हर चीज, इन्वेस्टमेंट्स, हर परचेजिंग उनसे अप्रूवल से जा रही है, यानी उनको हर चीज पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो उनका कंट्रोल है कंपनी पे। दूसरा चीज क्या है कि सारी ब्रांचेस जो है सेम रूल फॉलो करती हैं और डिसीजन जो है वो कंपनी पॉलिसी से मैच करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी है कंपनी में, सारी ब्रांचेस सेम चीजें फॉलो कर रही हैं। जैसे अगर कोई स्कूल है तो सारों का सेम यूनिफॉर्म है, सेम पॉलिसी है, सेम क्लास टाइमिंग है, सेम सिलेबस है, हर चीज सेम है, ठीक है, मतलब कॉन्सिस्टेंट है वो सारे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाती है। जब आपने नोट किया है कि आपका डिसीजन हेड ऑफिस में जाता है। अच्छा मुझे इसको डिस्कस करने से पहले बताओ कि सीनियर मैनेजमेंट का क्या क्या काम, वैसे क्या लगता है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है, एक मिनट, घर में मामा है ना, सीनियर मैनेजमेंट है, ठीक है, मामा का क्या क्या काम है, मामा पापा का? Yes, yeah.
डिसीजन लेना, ठीक है। मैं, आप बताओ ना, मतलब डिसीजन लेती है ना, लेकिन मेजर मेजर डिसीजन, किसने कहाँ जाना है, क्या करना है, पैसे कहाँ से आने, मेजर डिसीजन वो ले रही थी। अब अगर छोटे मोटे डिसीजन, अगर अब आपको मैंने नूडल्स बनाने हैं, उसके लिए आप मामा का वेट करो पूछने का, ठीक है, तो मामा किसी और काम में बिजी हैं, सो आपका क्या हो जाएगा, आप बैठी रहोगी, भूखी रहोगी, मतलब नहीं। मतलब वो क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि वो बहुत ज्यादा मेजर मेजर डिसीजन, वो अभी कहेंगे भाई तुम्हें खाना बाद में देखते, अब मदर्स ऐसे बोलती नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि वो कहेंगे कि भाई मुझे अभी दूसरा काम करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस काम को मैं बाद में देख लूंगी, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि डिसीजन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा होता है, ठीक है आपका। अब मैनेजमेंट का जो मेजर काम होता है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स देखनी होती हैं कि हमने कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, हमने कंपनी का बजट कितना बनाना है, हमने कंपनी की कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, ये मेजर फोकस इस चीज पर होता है। उनका ये छोटी मोटी चीजों पर नहीं होता, ठीक है। अगर ये छोटी मोटी चीजें उनके पास आती हैं तो वो कहती हैं ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देख, करते करते वो चीज जो एक दिन में अप्रूव होनी थी वो 10 दिनों बाद अप्रूव हो रही होती है। तो आपका इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपका डिसीजन स्लो हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि यहाँ से मैं कोई भी नहीं हिलेगा, ठीक है, मेरी मर्जी के बगैर आप लोग यहाँ से नहीं हिलोगे, आप कोई काम नहीं कर सकते। सो आप लोगों को अगर के पानी पीना है, कुछ भी करना है, सो अगर मैं आपको अलाउ नहीं करती तो आप लोग क्या, आपको क्या फील होगा कि हम जेल में आए हुए हैं किसी, ठीक ऐसे ही फील होगा, Demotivation. डीमोटिवेशन होगी, आपका दिल नहीं करेगा दोबारा मेरी क्लास में आने का, ऐसे ही है। तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं आऊं, ठीक है। जब स्टाफ को हर चीज के लिए अपर अथॉरिटी से पूछना पड़ता है, हेड ऑफिस का वेट करना पड़ता है, तो उनको लगता है हम इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, मतलब हम इतना भी नहीं कैपेबल कि हम लोग कोई डिसीजन ले सकें। तो वो क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा देखो, हर इंसान ग्रो करना चाहता है कंपनी में। जब अगर मैं आप लोगों को कोई काम करने दूंगी तो आप लोग वो काम करोगे तो सीखोगे ना, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को वो काम करने ही नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ नहीं 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 आप नहीं कर सकते, नहीं 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 आप नहीं कर सकते, तो आप क्या होगा, आपको आपको लगेगा शायद हम सच में नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। सो आपकी क्या होती है कि मैनेजमेंट की जो है ना, एक सिर्फ लो मोटिवेशन ही होती है, उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो भी नहीं एनहेंस होती, वो भी उनकी खत्म हो जाती है, उनको लगता है हम ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा ना, अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इन्होंने बात की थी केएफसी की, उन्होंने वैसे देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ, जैसे एशिया वगैरह में अगर है तो पाकिस्तान में। अगर मैं अपना कंपनी बनाती हूँ चाइना में, मैं अपनी एक ऑफिस खोल लेती हूँ, चाइना में कोई मसला आता है, ठीक है, क्या मैं उसको ज्यादा यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के एड्रेस कर सकती हूँ, या चाइना की जो लोकल मैनेजर्स हैं वो उसको ज्यादा अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, लोकल मैन, क्यों, क्योंकि उनको वहां का इश्यू पता है, उनको वहां का कल्चर पता है, उन्हें पता है मैंने लोगों को किस तरह डील करना है, मैंने किस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है, तो वो ज्यादा पता होता है उनको। हेड ऑफिस वालों को इतना आइडिया, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज में, सो जो लोकल इश्यूज है ना, वो कौन, लोकल मैनेजर्स जो है वो इश्यू को ज्यादा इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान के कल्चर में वो बुरी नहीं मानी जाएंगी, बाहर के कल्चर में वो बुरी मानी जाती हैं, कुछ चीजें हैं, या आपने मुझे बताना है देखकर, ठीक है, कि क्या होती है नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, हराम और हलाल का डिफरेंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज के एडवांटेजेस। अगर मैं आप सबको कह दूं कि पावर दे दूं तो आप क्या करोगे, मतलब आपको मैं कह दूं कि आपने जो है ना, आप तीनों ने ये आपकी ग्रुप लीडर है और ये डिसाइड करेगी सारा कुछ, तो इसको हर चीज के लिए मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी नजर सारी क्लास पे, हर बच्चे पर, मुझे पहले इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी, शायद मैं उधर तक पहुंचने में बहुत देर कर दूं, मतलब टाइम लगेगा ना, स्लो होगा। लेकिन अगर मैं इनको कहती हूँ उन्होंने 2 बंदों को देखना है, या मतलब एक छोटी टीम है, तो क्या डिसीजन ये क्विकली ले सकती हैं, डिसीजन ये क्विकली फास्टर हो जाएगा डिसीजन, ठीक है। इसका मतलब लाइक इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे, ठीक हो गया। सो आपका क्या हो जाएगा, डिसीजन फास्टर हो जाएगा, फिर आपको ट्रस्ट आना शुरू हो गया, यार भाई कि मैनेजर जो हमारे हेड ऑफिस ने हम पे भरोसा किया, आप मोटिवेट हो गए, ठीक है, आपका मुराल हाई होगा। अच्छा मैं अब आपको बताऊं, अगर आपका मुराल, इंप्लॉइज का मुराल हाई होता है, सेल्स
अगर आप मोटिवेटेड होगी तो आप कस्टमर को कैसे ट्रीट करोगे? अच्छे से बात करोगी। अगर आप ही को गुस्सा आएगा होगा, कंपनी पे बैठी होगी, कोई कस्टमर आ जाएगा तो आप तो उसके सर पे जो मारोगी, कहोगी जाओ यहाँ से। ठीक ऐसा ही होता है ना। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, तो वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेगा? तो आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो डिसेंट्रलाइज में जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी सेल्स ज्यादा होंगी। ठीक है। फिर आपकी क्या होती है कि आप ट्रेन करते हो फ्यूचर लीडर्स को। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूं कि मैं अब नहीं, आप लोग नहीं पढ़ा सकते, मैं ही पढ़ा सकती हूँ, कितने ही टाइम पढ़ाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी। फिर उसके बाद क्या, लीडर पीछे से किसी लीडर से नहीं आना, लोगों ने कंपनी को नहीं संभालना। ठीक है। आप अक्सर कुछ कंपनीज होती है वो मतलब 60-70 साल तक, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन उन्होंने पीछे अपने जो यंग जनरेशन उनको तैयार तो करना होता है ना, कंपनी को किसी ना किसी को तो होल्ड करना है ना। जो कंपनीज इस तरह नहीं करती तो फिर वो कंपनीज टूट जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें एक यंग लीडर कोई नहीं होता या कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो आपने यंग लीडर्स को ट्रेन करना होता है। ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? वही जो इसके एडवांटेजेस होंगे, उनका कंट्रोल लूज हो जाएगा। हेड ऑफिस हर चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकती। उन्हें नहीं पता कि भाई कि इन्होंने क्या परचेजेस की है, क्या पेमेंट्स की है, कहाँ स्पेंडिंग की है, उनका कंट्रोल नहीं है। ठीक है। फिर हर हर ब्रांच अपनी मर्जी करेगी, हर कहेगी मैं अपनी पॉलिसी फॉलो करूंगा, मुझे तो राइट मिला हुआ है, मैं इस तरह चलूंगा, मैं इस तरह चलूंगा, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी ब्रांचेस में। फिर आपके पास क्या है कि अगर मैनेजर्स आपके इतने एक्सपीरियंस या ट्रेन नहीं है तो फिर क्या होगा, आपका आपका रिस्क है कि आपकी मिस्टेक्स हो। ठीक है। सबसे ज्यादा ये आपकी ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ के आने, देखने के और क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैं एक चीजें लिखूंगी, आपने आगे उसके जो हमने फंक्शन ऑफ ऑफिस पढ़ा था ना, मैं फंक्शन लिखूंगी, आपने बताना है कि डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, ताकि पता चले ना कितनी समझ आई है सबको। सही हो गया? बोर तो नहीं हो रहे? आज हम यहीं तक देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ी सी गप्पे लगाते हैं। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगी ना वो बताना, ठीक है? सही है। ओ, किसी का मैसेज पे आया हुआ। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, बताया। स्क्रीन शेयर है, आप दोबारा चेक करो, अगर नहीं होती तो आप बताना। गाइस इन्हें अनम्यूट कर दो। नहीं कर सकते हम लोगों ने वो बस, ठीक है, उसने कर दिया, छोड़ दो, छोड़ दो, मजा आए, रहने दो, बस रहने दो। अच्छा, मैं नाम भूल गई हूँ। आयशा। आयशा, ये क्या लगता है? फंक्शंस में खोल, ओपन करती हूँ, रुको। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ इसके सामने लिखती हूँ ताकि पता चले कौन सा फंक्शन है। ये ना के फंक्शंस, ये फंक्शंस है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर एक चीज लिखती हूँ ना, आपने बताना है फंक्शन लिखना है, आपने बताना है डिपार्टमेंट कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्डरिंग ऑफ चेयर, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगर पूछ रही हूँ घबराना नहीं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि इंसल्ट नहीं होती किसी की, पता ही, अच्छी बात है। और आप लोग आपस में भी इंटरेक्ट किया करो, साथ बैठा करो। इसके बाद भी लाइब्रेरी है नीचे, हमजा को पता है, ठीक है, आप लोग वहां जाके थोड़ा बहुत जो है ना मिलके ग्रुप स्टडी में मतलब कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, परचेसिंग, गुड। ठीक है, कोई भी चीज है जो बाय करनी है वो कौन करेगा? आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट करेगा। अरेंज अ मैनेजमेंट मीटिंग, हमजा के पीछे, गुड, सही बताया। उसके बाद है हेल्पिंग अ कस्टमर टू बाय अ लैपटॉप,
Sales. सेल्स, ठीक है, गुड, समझ आ रही है बच्चों को। पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, शर्माना नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, आई नो। नहीं पता? नहीं, अगर पे करना है, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो पेमेंट्स कौन करता है? पैसों को कौन देख रहा है? ये देखो, ये है ना, पैसों को कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है? ये चीटिंग कौन करा रहा है? किससे कराई चीटिंग? आवाज आ रही है इधर तक? कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंस। तो पैसे है ना, पैसा आएगा। अगर मैं कहती हूँ कि रेवेन्यू जो आता है कस्टमर से, जो आप रिकॉर्ड करते हो, वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है? रेवेन्यू, सेल्स, मतलब पैसा आ रहा है तो कौन रिकॉर्ड करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। पोस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, हायरिंग अ कैशियर, मजाहिर, एचआर, गुड, सही है, समझ आ रही है मजाहिर को। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? आप में से कोई अपने क्लास फेलो से पूछना चाहे? वैसे ही बोलते जाओ, कोई की फंक्शंस वगैरह सोचो। कोई फंक्शन माइंड में नहीं आ रहा? हमारा कोई रह गया है? जैसे मेरे ख्याल से हमने सारा ही डिस्कस कर लिया है। जाहिर, बोर्ड विजिबल क्यों नहीं आ रहा? लैपटॉप पे तो ठीक आ रहा है। नहीं, इसी में से ही फंक्शंस में से कुछ सोचो ना, जो डेली लाइफ में क्या लगता है, कोई डेली लाइफ में कोई एग्जांपल सोचो, घर में सोचो कुछ आप। ये सारे फंक्शंस तो मैं एक सच बताऊं, हम घर में भी कर रहे होते हैं, मतलब डेली एवरीडे लाइफ में भी हमारे चल रहे हैं। सो कोई क्या लगता है आपको? अच्छा, हाँ हाँ, कौन कर रहा है? परचेजिंग डिपार्टमेंट इंस्टॉल कराना परचेजिंग तो नहीं है, वो बाय करना काम है उनका। एडमिन आपका करता है। अब मैं जाहिर से अगर यहाँ पर कोई एडमिन डिपार्टमेंट आता है, मुझे लैपटॉप पे अभी जैसे ये इशू आ गया कोई, तो ये अभी लैपटॉप सारा सेटअप किसने किया? एडमिन ने किया। बाय करना है ना, चीजों को लाना, खरीदना, वो है परचेजिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, कुछ कंपनीज में आप नोट करोगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही चीजें परचेज कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशंस भी वही देख रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, मैं जैसे थी ना, मतलब डिफरेंट कंपनीज में जैसे काम किया, तो उधर ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही फाइनेंस भी संभाल रहा है, वही ह्यूमन रिसोर्स का काम भी कर रहा है, वही परचेजिंग भी कर रहा है। तो आपने ये नहीं कहना कि वो ये क्यों कर सकते हैं, वो स्मॉल कंपनीज है, वहां पर वो लोग इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते, वो लोग कर रहे होते हैं, वो एक ही बंदा है जिसको सैलरी दे रहे हैं और उसी से सारा काम ले रहा है, ठीक है, वो होता है। लेकिन ये तो छोटी स्मॉल कंपनीज, लेकिन बड़ी कंपनीज में मतलब हर चीज का एक डिपार्टमेंट है। अब क्यों डिपार्टमेंट होते हैं? ताकि हर चीज का एक प्रॉपर जो है बंदा रिस्पॉन्सिबल हो। आपको बताओ कि एक चीज बाय नहीं की, अगर इन्वेंट्री नहीं आई, तो कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके तहत ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कैफे खोल दिया, ठीक है, तो आप सबने अपना अपना कैफे खोल दिया, इंडस्ट्री की तरह देगा, हाँ, इंडस्ट्री की तरफ ले जाएं, फैक्ट्री खोल दें, कोई खोल है। फैक्ट्री खोल देते हैं, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री खोल देते हैं, ठीक है, डिमांड आई है बच्चों की। अब कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्री में हम क्या क्लॉथ्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एक फॉर एग्जांपल मेरी कस्टमर की डिमांड आई हुई है और मेरे पास पीछे कॉटन ही नहीं है या इन्वेंट्री ही नहीं है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं किसको ब्लेम करूंगी? मैं कहूंगी नहीं इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, सारों को रगड़ दूं? नहीं, हमजा की गलती होगी, क्योंकि हमजा परचेजिंग डिपार्टमेंट से था, हमजा ने इन्वेंट्री नहीं परचेज की, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबल करना होता है। फिर उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल भी होती है, ये आगे जाके हम पढ़ते रहेंगे कि हर डिपार्टमेंट में कॉस्ट भी जनरेट होती है, ठीक है, आपको पता हो किस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट की है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आगे जाकर हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक हो क्या? बताओ और किसी की एग्जाम्पल। ऐसे तो ऐसे लग रहा है जिसमें कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लेक्चर है वो इससे लिंक्ड ही है,
हाँ तो लिंक्ड है ना, आगे जाके जब आप देखोगे ना, आप जब पढ़ोगे अकाउंटिंग कॉस्ट का, आपने डेबिट क्रेडिट ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर भी यूज होंगी, इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपको पता तो कि कॉस्ट मतलब डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है किस तरीके, उसकी अकाउंटिंग किस तरह हो रही है, तो वो चीजें भी आपने मतलब देखनी है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर कोई कस्टमर आपको फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने के लिए कॉल कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो मार्केटिंग। मार्केटिंग है, सही हो गया, ठीक है। किसी का कोई सवाल है? फाइनेंस और एडमिन के बारे में इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ताकि हम इनके मतलब अच्छे फाइनेंस बेसिकली जो भी आपका मनी इन और आउट, पैसा आना और जाना, ठीक है, उसके बारे में एक्सपेंसेस, ठीक है, पैसा पे करना, जैसे बिजली का बिल पे करते हैं, वो कौन पे करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन अगर बिजली का कोई मसला बन गया है, उसको मतलब ठीक कौन करवाएगा, अब मैं एडमिन को बुला, बेशक वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, लेकिन एडमिन को करूंगी मैं, फाइनेंस को तो नहीं कहूंगी ना कि यार मेरा यहाँ पर जो है लाइट नहीं चल रही है, तो फाइनेंस वाला क्या करेगा, उसका काम है पैसा देना और लेना, बस इसका उसका और कोई काम नहीं है, उसने रिकॉर्ड करना है पैसे को, बाकी जाके आके डिटेल में फंक्शन है। लेकिन अभी जो इस लेवल पे ना, इनिशियल लेवल पे आपने बस ये याद रखना है कि पैसा जो आता है कंपनी में और पैसा जो जाता है उसको रिकॉर्ड करना, उसको पैसे को संभालना और पैसे को देना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो जर्नल है, इनका काम है बेसिक सपोर्ट, ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपकी लाइटनिंग का मसला है, ठीक है, आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा, मेरा अगर यहाँ भी लैपटॉप नहीं काम करता तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बुलाऊंगी। जर्नल इश्यूज हैं जो आपको बेसिक छोटी मोटी चीजों में हेल्प आउट करते हैं, आपकी सप्लाईज का मसला है, मुझे पेन चाहिए, ठीक है, मुझे बोर्ड पे कोई चीज दिख रही है, मुझे वो कोई चीज नहीं मिल रही, तो बेसिक सप्लाईज वगैरह जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। परचेजिंग क्या करती है, ये चीजें खरीदती है, और ये लोग क्या करते हैं, ये आगे सपोर्ट करते हैं कंपनी के डिफरेंट लोगों को, ताकि कंपनी जो है वो स्मूथली चल सके, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना एक वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आप लोगों ने ना रियल लाइफ की कोई एक कंपनी लेकर आनी है, ठीक है, और बताना है कि अभी सर नीचे कर दिया है, अभी तो मैंने सब बोला भी नहीं है, बताया भी नहीं है कि एक्टिविटी क्या है, ठीक है भाई, सही चल रहा है। आपने कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके आनी है, जैसे मैंने एप्पल की एक एग्जांपल दी थी, लेकिन सेंट्रलाइज सिर्फ डिसेंट्रलाइज नहीं करनी, हर बच्चे ने, आपने चैरिटी, आप दो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई ढूंढो, ठीक है, आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ठीक है, आप 6 बंदे, ठीक है, आप लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन देख लो सारे, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बिजनेस भी ले आते हो, अगर नहीं मिलती चैरिटी तो कोई बात नहीं, बिजनेस ले आना, ठीक है, और आप दोनों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ठीक है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन देख लो, नहीं एंजॉय नहीं करना, कोई एजुकेशन सेक्टर देख लो। सबसे पहले आपने क्या करना उसमें, सबसे पहले तो आपने बताना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, बिजनेस है, चैरिटी है, कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एजुकेशन है। फिर आपने बताना है कि उसका मतलब फंक्शंस उसमें कौन कौन से हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शंस तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत बता देना, परचेजिंग में क्या है, अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री की, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह, तो उसमें परचेजिंग में क्या क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग जैसे इसने इन्होंने कहा था, एक सफायर है जैसे, ठीक है, सफायर की अपनी फैक्ट्री है, तो सफायर में परचेजिंग डिपार्टमेंट में क्या परचेज करेंगे, कपड़े, डायरेक्ट मतलब इन्वेंट्री परचेज करेंगे, हाँ वो परचेज करेंगे, कपड़ा, धागे, ठीक है, हाँ मटेरियल सारा परचेज कर, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा, डिजाइनर्स हायर करेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन हायर, मतलब वो सारे लोग हायर करेंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें, ये एक्टिविटीज लेके आप लोग बिजी रहो वीकेंड पे, ठीक हो क्या। उसके बाद है आपका फाइनेंस, उसका उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ठीक है, फिर ये वाला सेलिंग, एडमिन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें आपने थोड़ी बहुत करनी है। मैम अब ठीक है, चलो शुक्र है, बच्चा खुश हो गया है।
उसके बाद आता है हमारे पास, हाँ उसमें ये भी बताना है कि उनका सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये चीज भी आप लोगों ने बतानी है। एंड बस ये 3-4 चीजें कितनी छोटी सी हैं, 2 दिन है, हो जाएगा। पूछूंगी मैं सीरियसली, अच्छी अच्छी एग्जांपल लेके आने, कोशिश नहीं करनी ना, 5-10 मिनट लगेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में, फिर जो नहीं करके आएगा फिर उसको तो फिर मिलेगी पनिशमेंट, सीरियसली। फिर वो ना एक्सप्लेन करेगा, ये जो हमने आज सारा पढ़ा ना वो यहाँ आके एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चलो, और किसी का कोई सवाल है? ये सेम जो है ना टास्क ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। कहाँ गए बच्चे? किसी का कोई सवाल है? मैं पूछ, अच्छा, पेपर कितने मार्क्स का होता है आपका MA1 का? टाइम आपकी खैर है, मैं आपको बताऊंगी, बल्कि एक बच्चा आके कल वाली ओरिएंटेशन एक्सप्लेन कर दे, ये भी सुन लेंगे। कौन आएगा? हम आ जाओ आप, वो प्रेजेंटेशन वो ओपन करने की जरूरत तो नहीं है, बता दोगे? खोल के चलो देख रहे हैं। खोल लेते हैं जी, जिन लोगों ने नहीं लिया उनको भी पता चलेगा, मजा इसमें है। मैंने वैसे ईमेल पे भेजी हुई थी, इसमें ओके, ईमेल पे ये ले जी। Assalamualaikum. First of all, I introduce myself. My name is Uzair Ahmed. Basically, I am from Swabi, KBK, and currently I am living in I-10, Islamabad. सिलेबस पता, ठीक है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम MA1 की रोड मैप की बात करते हैं। नेचर ऑफ नेचर ये लिखता नहीं, बुक्स में नहीं लिखेगा ये, पता है लिखने वाले का। ठीक है, बस छोड़े छोड़। MA1 में हम क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट पढ़ते हैं, ओवरहेड्स पढ़ते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितना आता है, सब कुछ ना। सिलेबस की बात करें तो इसमें छोटी सी बस सिलेबस है इसका। नेचर नेचर एंड पर्पस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेस के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के कॉस्ट को हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बाय नेचर कर सकते हैं, कॉस्ट बिहेवियर, यूनिट कॉस्ट यूनिट, और नर्वस नहीं हो रहा हूँ बस, असल में तैयारी नहीं किया ना, ये स्लाइड्स थोड़ी सी डिफरेंट है तो सिलेबस पढ़ के बताओ क्या क्या है। ठीक है। नेचर एंड पर्पस हम पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, कास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पर कास्ट पढ़ते हैं, इसमें स्प्रेडशीट हम पढ़ते हैं जिसको आसान लफ्ज में हम एक्सेल भी बोला जाते हैं। चेंज अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 2 आवर्स का पेपर होता है, टोटल एमसीक्यूज बेस होता है ये, 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, यहाँ पे लिखा है। और पासिंग, जैसे हम मैट्रिक में हम 23 पे पास और 33 पे पास होते हैं, इस तरह हम यहाँ पे हम 50 में पास होते हैं। लेकिन हमने लेने कितने हैं? 50 लेने हैं ना पासिंग। हमने क्या ले लिया, हम लोगों ने 50 नहीं लेने, हमने 100% ले गए। टोटल जो नंबर होते हैं वो 100 होते हैं, उसमें 50 पे पास होता है। आप 90 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें पढ़ाया जाए, सर ने बताया था कि 50 इज इक्वल टू 100 एंड 49 इज इक्वल टू 0।
हर एमसीक्यूज पे 2 मिनट्स लगाने चाहिए। जी 2 minutes 24 2 मिनट में कैलकुलेट करना है सब कुछ, ठीक है। इसमें बास क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम 5 मिनट्स लेते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं उसमें हम तकरीबन 20 to 30 सेकेंड्स भी लेते थे, तो टाइम जो है ना वो मैनेज हो जाता है। आगे क्यों कर रहे हो ये बताना आपने। बस हो गया ना। फॉर्मेट बताओ, वो नया बच्चा है, फॉर्मेट में क्या क्या होता है, एमसीक्यूज भी है और साथ जो है। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, और बास एमसीक्यूज में लिखना भी पड़ता है, और कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। थ्योरेटिकल भी एमसीक्यूज होते हैं, और सी होता है। पीपल जिसमें एक से ज्यादा एमसीक्यू सिलेक्ट करने होंगे, दो आंसर जो होंगे ना वो करेक्ट होंगे, और इसमें अगर आपने दो में से एक भी गलत किया तो आपका पूरा आंसर गलत है। इसमें पार्शियल ग्रेडिंग नहीं है कि आपको कि मैं एक एमसीक्यू ठीक करूंगा तो 1 मार्क्स आ जाएगा, दूसरा उसका हमेशा गलत है तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक एमसीक्यूज में आपने दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो दोनों करेक्ट होने जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन की है तो हमें सिर्फ नंबर लिखना है। आपने ना सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो मैंने कल बताया था। अगर 1000 लिखा हुआ है तो 1000 में आपने देखना, अगर 1000 का आंसर है 2000 पूरा नहीं लिखना, 2000, आपने सिर्फ 2 लिखना है। इसका यही मतलब है कि वो 1000 है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। उसके अलावा क्या था, आगे स्लाइड्स करूं, ठीक है। और मैचिंग जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, मैचिंग क्या था, मैंने आपको फंक्शन लिखा, मैंने आपसे पूछा डिपार्टमेंट कौन सा है, ये मैचिंग है। वहां पर आपको क्या करेगा, शफल करके दे देगा। जैसे मैं आगे फंक्शन है परचेजिंग का, उसके आगे मैं फाइनेंस लिख दूं, तो आपने खुद उसको मैच करना होगा, मतलब, ठीक है। और आपका सारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है। कॉलम देते हैं कॉलम। हाँ जी, वो आपने फिर मैच करने होंगे इस तरीके से। आपको सारा पेपर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है। वैसे तो एवरेज टाइम 2 मिनट्स है, लेकिन आपने इस हर क्वेश्चन पे कोशिश करनी है कम से कम टाइम लगाना, जो थ्योरी के। अगर कोई सवाल नहीं आता ना, उसे फ्लैग करो, आगे चले जाओ। ये नहीं करना कि इसको सोचना है उसको करना है, क्यों, क्योंकि आप दो, क्योंकि 2 मार्क्स नॉट वर्थ इट एक एमसीक्यू का अगर आप लगा रहे हो। अगर आप कहते हो जैसे आगे प्रोफेशनल के पेपर्स होते हैं, तो वहां पर एक सवाल अगर नहीं आता तो वो अगर 20-25 मार्क्स का सवाल है फॉर एग्जाम्पल, तो उधर समझ आती है कि आप लोग टाइम लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप एक एमसीक्यू, सारे एमसीक्यूज इक्वल है ना, हर एमसीक्यू की इक्वल बढ़ते हैं, तो अगर आप एक एमसीक्यू पे 2 मिनट से ज्यादा 10 मिनट लगा रहे हो तो आप बाकियों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सकता है बाकी आपको आता हो, कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ना आता हो, ठीक है, तो ये हो सकता है। हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हमने 100% मार्क्स लेना है। हम 100% सोचेंगे तो हमारे मार्क्स आएंगे। एसीसीए में ना सिर्फ ये नहीं है पासिंग नहीं, जब आप पास होते हो, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी एक बच्ची ने प्राइस एसपीआर में जो है 94 मार्क्स लिए, प्राइस विनर है। मतलब कितना, मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे प्राउड फील हो रहा है उसके लिए, मतलब मैं इतनी खुश हूँ, और उस लड़की को क्या फील हो रहा होगा वो वही जानती है। तो मुझे इतना अच्छा लगा है, मुझे पता है वो पेपर कितना मुश्किल है, वो इतना आसान पेपर नहीं है एसपीआर, और उसमें 94 मार्क्स लेना ये हाई अचीवमेंट है उसकी। और उसको अब उसको क्या करेगी, कितनी कंपनीज अप्रोच करेगी, आपको पता है, सिर्फ उसने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली है, उससे ये कि उसको लोगों को ये पता है इसकी रिपोर्टिंग, क्योंकि सबको पता है एसीसी के पेपर्स इतने इजी नहीं होते। अगर कोई बच्चा मार्क्स ले रहा है तो वो उसने कितनी मेहनत की, इसका मतलब उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। फिर आपको कंपनीज अप्रोच करते हैं, आपको लोग अप्रोच करते हैं, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद फील करते हो, आपको एसीसी उसके मतलब प्राइज विनर्स को जो है ना वो बेनिफिट देता है, या तो उनकी फीस रिइंबर्स कर देता है, और वो एक अमाउंट जो है ना रिवार्ड के तौर पर उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है कुछ पाउंड पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और टीचर के लिए भी प्राउड है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, आपने सबने कहना है कि हमने 100% मार्क्स लेने हैं। फिर अगर पास भी हो जाते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो सका उस तरह, तो ठीक है, उस पर खुश होना है हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारा मेन गोल क्या है कि हमने 100% है, और ले भी सकते हैं, कोई भी इतना मुश्किल है, ठीक है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, अब मैं मंडे को पूछूंगी, उम्मीद है मुझे सबको पता होगा क्या है। अभी कितना थोड़ा सा हमने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, और आपने पढ़ना है। फिर हम जब ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर हम एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर हम लैब में भी जाया करेंगे, वहां पर हम लोग डिफरेंट एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर,
आप लोग सारे रजिस्टर हो गए हो एसीसी के साथ? अभी रजिस्टर नहीं हुए? ठीक है, आप लोग जब रजिस्टर भी हो जाओगे तो हम एसीसी के एक स्टडी हब होता है, वहां पर जाके हम एमसीक्यूज और हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वो मैं ओपन कर दूंगी, हमजा रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो अपना पोर्टल ओपन कर लेगा, वहां से आप लोग जो है ना देख लेना। एसीसीए के लिए मैंने उससे रजिस्ट्रेशन ही की, लेकिन जो एसीसीए का अपना पोर्टल है उसमें लॉगिन हुआ है मेरा, अच्छा लेकिन एसीसीए के लिए वो रजिस्टर अच्छा, सही है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? आप रुक जाना, ठीक है, बाकी किसी का कोई सवाल है? बस ये अब आप लोगों ने पढ़ के आना है, ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, क्लैपिंग तो क्योंकि कॉन्फिडेंस हर किसी का नहीं होता भाई। चलो ये तो थियोरिटिकली बातें हो गई। क्या मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब बताना चाहूंगा। आप लोगों ने घर जाके ना अपने ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर हो, उसमें आप लोगों ने सर्च करना है स्पेसिमेन एग्जाम। तो वहां पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, एक तो वो मॉक है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितना टाइम लगाना चाहिए, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। वो सारा पता चलता है। बिल्कुल हाँ। जैसे पेपर होता है ना, जिस के एमसीक्यूज सॉल्व कैसे करने हैं, किस तरह एमसीक्यूज आते हैं, और कितने मिनट्स होते हैं, कितना हॉर्स का पेपर होता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कितने ही आपको लगता है कितने ही एमसीक्यूज रिपीट होते होंगे? कितने ज्यादा रिपीट होते हैं? आपने आप अगर देखो ना 5 पेपर, तो वही चीजें रिपीट। क्योंकि आप मुझे बताओ एसी से कितने टाइम से है, ठीक है, वो कितनी चेंजेस लाएगा? एक ही टॉपिक है, उससे कितने एमसीक्यूज बना सकेगा? वही चीजें रिपीट होती है। आप एक बार पेपर्स कर लिए ना, आपने 5 पेपर्स कर लिए, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में, लेकिन आप जितना एग्जाम्स प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके माइंड में आता रहेगा कि भाई ठीक है, ठीक है। वो हम साथ साथ करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, मिल के करेंगे। फिर आप लोगों के ग्रुप्स बनाऊंगी मैं, ठीक है, आपने ग्रुप्स में स्टडी करना है, ठीक है, ग्रुप में आपने असाइनमेंट्स करनी है, वो चीजें सॉल्व करनी है, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने आपस में भी क्लास में कम्युनिकेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक हो क्या? अभी किसी का कोई सवाल, किसी ने परेशान नहीं होना,